तो चलिए देखिए, आज जो हम लोग से है ना, अब देख सकते हैं स्क्रीन पर लगता ही होगा, आज क्लास 10th को हम लोग एकदम संपूर्ण नोट्स जो बनाते हैं ना, वो संपूर्ण नोट्स एकदम मतलब यहाँ पे लिखा गया, देख सकते हैं एकदम सरल भाषा में हम लोग एकदम मतलब कि सब समझेंगे। ठीक है, आज का जो सेशन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में। ठीक है, हम लोग बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं दोस्त। ठीक है, हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, और नोट्स भी हम लोग बनाते चल तो लोग को बनाते हुए चलना है। देख सकते हैं क्लास 10 का संपूर्ण नोट्स यहाँ पे लिखा गया है मेरे दोस्त। ठीक है, इसलिए तो लोग को नोट्स भी बनाते हुए चलना है। आप देख सकते हैं एकदम सरल भाषा में हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो उससे पहले हम लोग कुछ जो बातें हैं, मुद्दे हैं, उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आज का जो सेशन है ना, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए, आज का जो क्लास है ना, वो हम लोग बिना समय देते हुए आप लोग को समय को क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, आप शायद दिखता ही होगा स्क्रीन पर। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं फुल बायोलॉजी, आप देख सकते हैं, और क्लास 10th को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। आप एक बात और भी यहाँ देखिएगा, लिखा हुआ है कि चैप्टर विथ एंड टॉपिक विथ, है ना। चैप्टर के भी बारे में बात करेंगे और टॉपिक के भी बारे में हम लोग बात करेंगे। समझ में आ रहा है? और अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाते हुए। तो सबसे पहले आप जान लीजिए, मेरा नाम आप लोग जानते होंगे, मेरा नाम है दीपू कुमार, और आप देख रहे हैं मेरा छोटा सा यूट्यूब चैनल अंजनी क्लासेज पॉइंट में। ठीक है, तो चलिए, आज का जो सेशन है वह हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं दोस्त, यह जो टॉपिक पढ़ा रहा हूँ ना, यह जो मैं टॉपिक आज जो चैप्टर हम लोग पढ़ा रहे हैं, उसको पीडीएफ अगर आप लोग को लेना है, पीडीएफ लेना है ना, तो आप लोग, मैं एक नंबर दे रहा हूँ, आप उस नंबर पे कॉल करके आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। और वह बोलोगे कि सर वह नंबर कौन सा है, तो नंबर आप लिख लीजिए, नंबर है 9631979878। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप आप लोग चलाते ही होंगे, व्हाट्सएप पे हाई लिख करके मैसेज करना है। फिर उसके बाद आप लोग को जो है सो मैसेज करना है कि सर बायोलॉजी का चैप्टर 1 का जो है ना, वो हमको नोट्स जो हमको पीडीएफ चाहिए, वो मैं पीडीएफ आप लोग को फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा बिना पैसा को। ठीक है, तो आप लोग चलिए, आज आप लोग अगर लेना है पीडीएफ तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। उसके बाद आज का जो हम लोग टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जाते हैं चैप्टर विथ के बारे में। ठीक है, आज जानते हैं हम लोग चैप्टर विथ के बारे में। तो देखिए, चैप्टर विथ में क्या आता है। देखिए, चैप्टर विथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैप्टर वगैरह इस सब के नाम जान लेते हैं। चैप्टर क्या में क्या पढ़ना है, बायोलॉजी में कितना चैप्टर बायोलॉजी में पढ़ना है। ठीक है, चलिए, तो देखिए आज का जो चैप्टर, देखिए चैप्टर आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। तो देखिए, चैप्टर जो है, चैप्टर 1 में पढ़ना है जैव प्रक्रम। क्या पढ़ना है? जैव प्रक्रम पोषण। क्या पढ़ना है? जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ना है, और फिर पोषण के बारे में हम लोग पढ़ लेना है। जो बायोलॉजी का क्लास 10th में जो 2 चैप्टर है वो पढ़ना है श्वसन। क्या पढ़ना है? श्वसन पढ़ना है। और जो 3 चैप्टर है वो पढ़ना है परिवहन। क्या पढ़ना है? परिवहन पढ़ना है। देखिए, जो 4 चैप्टर है ना, वह उत्सर्जन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? उत्सर्जन पढ़ना है। जो चैप्टर 5 है, वह नियंत्रण और समन्वय पढ़ना है। क्या है? नियंत्रण, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, नियंत्रण और समन्वय। क्या है? समन्वय है। ठीक है, चैप्टर 5 में। चैप्टर 6 की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, चैप्टर आप देख सकते हैं, चैप्टर 6 में आप देख ही सकते हैं कि चैप्टर 6 में क्या पढ़ना है। तो चैप्टर जो 6 है ना, वो चैप्टर 6 पढ़ना है जनन के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? जनन के बारे में पढ़ना है। और जो चैप्टर 7 है ना, वह पढ़ना है, आप देख ही सकते हैं, चैप्टर जो 7 है वह पढ़ना है आनुवंशिकता तथा जैव विकास। ठीक है, और जो चैप्टर 8 है ना, आप देख सकते हैं, चैप्टर 8 में पढ़ना है हमारा पर्यावरण। क्या है? हमारा पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। तो इतना सारा हम लोग जान लिए। उसके बाद आप आज का आप लोग बताइए कि आज को जो हम लोग चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं, ये जो चैप्टर 1 लोग रहे ना, आज हम लोग को यह जो है वो आज हम लोग को स्टार्ट कर लेना है। चैप्टर 1 में आप देख सकते हैं पढ़ना है जैव प्रक्रम। क्या पढ़ना है? चैप्टर 1 में पढ़ना है जैव पराक्रम पोषण। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो हम लोग बिना समय गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देख लिए चैप्टर विथ, हम लोग देख लिए, और टॉपिक विथ हम लोग नोट्स बनाते हुए चलेंगे ना, तो उसमें टॉपिक भी बताएंगे। ठीक है, और ये मैं जब नोट्स बनवाऊंगा इस वीडियोस के अंतर्गत, तो मैं ये भी बताऊंगा कि कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप लोग याद रखिएगा और नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, चलिए, तो आप लोग
ये जो लोग रहा है स्क्रीन पर, इनके बारे में तो जानते ही होंगे, भारत का जो संविधान है इनको बारे में, है ना, जानते हैं या नहीं आप लोग कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दीजिए तो, ठीक है। चलिए, तो आप देख ही सकते हैं भारत का संविधान उद्देशिका क्या है, तो आप लोग पढ़े होंगे ना जी, पढ़े हैं ना, क्या पढ़ा है, तो ये पढ़े होंगे कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सब पढ़े हैं ना। चलिए, तो आज का जो सेशन है वह हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए देखिए, आप लोग को जो स्क्रीन पर शायद लोकता ही होगा, आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि लोक रहा है या नहीं, और नहीं लोक रहा है तो भी आप लोग को कमेंट करना है, और नहीं तो फिर लोक रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं चलिए चलिए आप देखिए, हम लोग को आज जो चैप्टर 1 पढ़ना है, क्या पढ़ना है जल्दी से बताना, चैप्टर 1 पढ़ लेना है हम लोग को। और चैप्टर जो 1 है उसमें हम लोग देख सकते हैं ना कि जो चैप्टर है ना वह चैप्टर हम लोग 1 पढ़ने वाले हैं, आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पे। और जो चैप्टर 1 है उसका जो नाम है वह नाम है जैव प्रक्रम, क्या है, जैव प्रक्रम है, लाइफ प्रोसेस, है ना, जैव प्रक्रम है हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग किस विषय की बात कर रहे हैं, कौन सा विषय पढ़ रहे हैं, तो हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं ना, विज्ञान में ना पढ़ रहे हैं जी हम लोग विज्ञान में ना पढ़ रहे हैं। जल्दी से एक बात बताइए, विज्ञान ये सब नहीं ना बताना पड़ेगा हमको कि विज्ञान कितना प्रकार के होता है, मैं इसमें थोड़ा सा मैं और बताना चाहता हूँ, ठीक है। चलिए, इसमें मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सुन और मैं बता देना चाहता हूँ, क्योंकि सभी बच्चे को याद शायद नहीं होगा, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखिए, हम लोग जो जैव प्रक्रम पढ़ रहे हैं, ये जो जैव प्रक्रम है ना, ये बायोलॉजी में हम लोग, मैंने अभी बताया कि बायोलॉजी में एक चैप्टर का जो नाम है वह जैव प्रक्रम नाम है, बताओ कि मैंने बताया नहीं। देखिए, तो जो विज्ञान होता है ना, हम लोग विज्ञान में ही पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे कि विज्ञान जो है वह विज्ञान को 3 वर्गों में बांटा गया है, ठीक है। विज्ञान को 3 वर्गों में बांटा गया है, पता है ना कि विज्ञान को कितने वर्ग में बांटा गया है, तो विज्ञान को 3 वर्गों में बांटा गया है। एक होता है फिजिक्स, एक होता है केमिस्ट्री, और एक क्या होता है, एक होता है बायोलॉजी। तो उसमें हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी में, ठीक है। चलिए, इतना सारा बात जो है ना वह जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मुझे जो है से बताना पड़ रहा है। चलिए, तो अब सबसे पहले जानते हैं कि हम लोग जीव विज्ञान में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि जीव विज्ञान होता क्या है, ठीक है। जीव विज्ञान होता क्या है, तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा, आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर शायद, है ना, कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। बोलेंगे हम लोग कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे उसे हम लोग क्या कहते हैं, जल्दी से बताना, तो उसी को तो हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग जो कहते हैं वह जीव विज्ञान कहते हैं। बताना कि याद हुआ या नहीं, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। चलिए, इतना दूर आप लोग को समझ में आ गया। चलिए, अगला देखिए टॉपिक है कि जीव विज्ञान, ठीक है, या इसी को एक नाम है जंतु विज्ञान। क्या है, जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जो जनक जो माना जाते हैं, पिता माने जाते हैं, वह अरस्तु को माना जाता है, ठीक है। जीव विज्ञान का पिता या जनक किसे माना जाता है, तो वह अरस्तु को माना जाता है, ठीक है। एक देखिए, अगला जो टॉपिक है आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर, टॉपिक जो है वह है बायोलॉजी। क्या है, बायोलॉजी ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। जो बायोलॉजी है वह एक ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर के बनता है बायोलॉजी। तो कौन कौन सा वह 2 शब्दों से मिलकर बनता है वो हम लोग जान लेते हैं। चलिए, तो देखिए, बायोलॉजी यानी बॉस, क्या, बॉस एक होता है लोगोस, क्या होता है, एक होता है लोगोस, एक होता है बॉस और एक क्या होता है, लोगोस। देखिए, बॉस जो है ना, बॉस का जो अर्थ होता है वह याद रखिएगा, जो बॉस है ना, बॉस का अर्थ होता है लाइफ यानी जीवन। बॉस का अर्थ क्या होता है, लाइफ एवं क्या, जीवन। और जो लोगोस है ना, लोगोस मतलब होता है स्टडी, क्या होता है, स्टडी या अध्ययन, यानी हम लोग जीवन के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं बायोलॉजी से, जीवन के बारे में अध्ययन करते हैं, जीवन के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग एक बात और यहाँ पे आप लोग तो देखे ही नहीं, इसको बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए, लिखा गया है कि हाँ, ठीक है। देखिए, लिखा गया है कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी, ठीक है। यानी अभी मैंने बताया कि स्टडी ऑफ लाइफ, मैंने देखिए अभी
बताया है कि द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। यानी जो बायोलॉजी अभी मैंने बताया ना, ये देखिए ना जी, देखिए कि जो बायोलॉजी है वह बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है ना। बायोलॉजी जो है से ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है वायु और एक होता है लोगोस। वायुस का जो अर्थ होता है वो होता है जीवन या लाइफ है, और एक होता है अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन। तो वही कह रहा है कि जीवन का अध्ययन जो है बायोलॉजी में हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला है कि बायोलॉजी, अगला टॉपिक क्या है आप देख सकते हैं। बायोलॉजी शब्द का जो पहला प्रयोग हुआ था वह एक फ्रांस के वैज्ञानिक था। उन वैज्ञानिक का नाम था लैमार्क। क्या था? लैमार्क था। 1801 ईस्वी में किया था। जो बायोलॉजी का जो पहला प्रयोग किए थे वह 1801 ईस्वी में किए थे, और वह जो थे वह लैमार्क थे। वह फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? तो वह फ्रांस के एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले जो चैप्टर का आप लोग जो तुम लोग को नाम था वह चैप्टर का नाम था जैव प्रक्रम। अब देख स्क्रीन पर शायद आप लोग को लगता ही होगा कि जैव प्रक्रम था चैप्टर के नाम। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या था? तो चैप्टर का जो नाम था वह था जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम था चैप्टर का नाम था। ठीक है, तो जानते हैं कि जो जैव प्रक्रम है वो होता क्या है। ठीक है, जैव प्रक्रम जो होता है वो क्या होता है हम लोग जानते हैं। तो जीवों में संपन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती हैं उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जीवों में उत्पन्न होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ठीक है, ईटीसी इत्यादि हो गया। चलिए हो गया। आप लोग को बिना सोचे बिना समझे पूछ देगा कि बताइए कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। ठीक है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? तो बता देना है कि जीवों में होने वाली वे सभी क्रियाएं जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है उसी को जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे लिख देना है 2 गो 3 गो, पोषण लिख देना है, श्वसन लिख देना है और उत्सर्जन लिख देना है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं सजीव जो होते हैं, सजीव और निर्जीव पता है ना। सजीव और निर्जीव पढ़ाने का नहीं ना पड़ेगा। चलिए, तो जो सजीव होते हैं ना वह सजीवों के प्रमुख लक्षण को हम लोग जानते हैं कि जो सजीव है वह आते कैसे हैं, उसका लक्षण क्या क्या है। तो आप लोग उत्तर में लिख लीजिएगा। आप लोग नोट्स बनाते चल रहे हैं ना। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बहुत। चलिए, सजीवों के प्रमुख लक्षण को लिखना था। ठीक है, तो सजीवों के प्रमुख लक्षण निम्नलिखित है, हम लोग लिखेंगे। जो पहला लक्षण है वह भोजन ग्रहण करना। सजीवों को प्रमुख लक्षण क्या है? भोजन ग्रहण करना। दूसरा है सांस लेना। क्या है? सांस लेना। और तीसरा जो होता है ना वह तीसरा क्या होता है? उत्सर्जन करना। क्या होता है? उत्सर्जन करना होता है। और जो चौथा है वह वृद्धि करना या गति करना। क्या है? वृद्धि करना या गति करना। ठीक है, सजीवों के प्रमुख लक्षण कौन कौन से हैं? तो एक है भोजन ग्रहण करना, एक है सांस लेना, एक है उत्सर्जन करना और एक है वृद्धि ग्रहण करना या गति करना। ठीक है, तो जो सजीव के जो प्रमुख लक्षण है वह कितने लक्षण है? तो वह 5 लक्षण है। ठीक है, चलिए अब जानते हैं कि पोषण जो है वह होता क्या है। पोषण के बारे में अब हम लोग पढ़ रहे हैं ना कि पोषण जो है वह क्या होता है। तो देखिए, पोषण किसे कहते हैं या क्या होता है या पोषण से आप क्या समझते हैं? सभी बात एक ही होता है, एक ही प्रकार का होता है। ठीक है, तो बताइएगा कि पोषण जो है वह किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वह जैव प्रक्रम, क्योंकि हम लोग जैव प्रक्रम जो चैप्टर है उसी में ना पढ़ रहे हैं, तो उसी में ना बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? कि वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका उपयोग करते हैं उसी को पोषण कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग पोषण कहते हैं। जैसे हाँ ठीक है, देखिए जैसे पोषण किसे कहते हैं पूछ दिया जाता है कभी कभी 2 नंबर वाला में कि पोषण किसे कहते हैं, आप लिखिए। तो वह जैव प्रक्रम जिसके अंतर्गत जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर, जो जीव है ना वह पोषक तत्वों को ग्रहण करके उनका जो उपयोग करते हैं ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन जो अगला है वह है पोषण तत्व किसे कहते हैं ना। आप लोग को तो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन शायद अगर पूछ दे तो आप लोग को गड़बड़ा नहीं है। पोषण हम बोल रहे थे, पोषक है, पोषक सॉरी उस बात के लिए। ठीक है, पोषक तत्व किसे कहते हैं? तो पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहा जाता है जिसमें सजीवों की ऊर्जा मिलती है
और शरीर की ज़रूरतें पूरा होती हैं उसे हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। समझ गए? पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहते हैं, पोषक तत्व वैसे तत्वों को कहते हैं जिससे जीवों को ऊर्जा मिलती है। जो जीव है ना उनको ऊर्जा मिलता है और शरीर उनको जो शरीर में जो होता है ना, जो शरीर की जो ज़रूरत होता है ना उसको पूरा भी हो जाता है, उसी को पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए, या इसी करके एक और इसका हम लोग जो है ना से मतलब कि डिफिनेशन दे सकते हैं कि पोषक तत्व किसे कहते हैं। तो बोलेंगे कि पोषक तत्व वह पदार्थ है जो शरीर को समृद्ध करते हैं। यह ऊतकों का निर्माण करता है। ऑब्जेक्टिव में शायद पूछ देता है, शायद पूछता ही तो नहीं है लेकिन शायद कभी पूछ भी दे तो गड़बड़ाना नहीं है। पूछेगा कि ऊतकों का निर्माण कैसे होता है, तो पोषक तत्व के द्वारा होता है। ठीक है, ऊतकों का निर्माण कैसे होता है, तो पोषक तत्वों के द्वारा होता है। ठीक है, तो ऊतकों का निर्माण और उसकी मरम्मत करते हैं। यह शरीर को ऊर्जा ऊष्मा और ऊर्जा प्रदान करते हैं और यही ऊर्जा शरीर के सभी क्रियाओं को चलाने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, वह जो ऊतकों का जो निर्माण होता है उसको मरम्मत करते हैं और यह जो शरीर जो हम लोग का है उसमें यह जो पोषक तत्व है ना वह ऊष्मा लाता है और ऊर्जा प्राप्त करता है और यहीं से जो हम लोग को जो शरीर है ना वह सभी क्रियाओं में प्रचलित होती है। आवश्यक बहुत ज़्यादा होती है हम लोग को शरीर में, उसी को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग पोषण के प्रकार। ठीक है, अब हम लोग अगला क्या जानना है, तो अगला हम लोग को जो जानना है वह जानना है पोषण के प्रकार। ठीक है, क्या जानना है आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर। अगला जो जानना है टॉपिक, वह जो टॉपिक है वह टॉपिक आप तो देख ही सकते हैं कि टॉपिक कितना मतलब अच्छा है। ठीक है, आप लोग को ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा कि पोषण कितना प्रकार के बताइए। तो पोषण जो है से दो प्रकार के होता है। पोषण कितना प्रकार का होता है, तो पोषण जो है ना वो पोषण तुमको जो है वो दो प्रकार के होता है। ठीक है, पोषण कितना प्रकार का होता है, तो पोषण दो प्रकार के होता है। ठीक है, एक जो पोषण जो होता है वह एक पोषण जो कौन सा होता है, तो एक जो पोषण जो होता है वह जो पोषण होता है ना, ठीक है, वह पोषण होता है सौ पोषण। क्या होता है, एक है सौ पोषण और एक जो है ना वो एक है पर पोषण। क्या है, एक है सौ पोषण और एक क्या है, एक है पर पोषण। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे बात करेंगे कि सौ पोषण किसे कहते हैं, फिर उसके बाद जानेंगे हम लोग कि पर पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, तो पोषण कितने प्रकार के हुआ मेरे दोस्त, तो जल्दी से बताना। तो पोषण आप लोग बताओगे कि सर जो पोषण हुआ वह दो प्रकार के हुआ। कितना प्रकार का हुआ पोषण, तो पोषण जो है वह दो प्रकार के हुआ। एक हो गया सौ पोषण और एक क्या हो गया, पर पोषण। समझ में आ रहा है क्या, एक हो गया सौ पोषण एक क्या हो गया, पर पोषण। ठीक है, चलिए तो अब जानते हैं कि सौ पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे ना कि सौ पोषण किसे कहते हैं। चलिए, अब जानते हैं हम लोग कि सौ पोषण किसे कहते हैं। चलिए, तो अब जानते हैं हम लोग कि सौ पोषण किसे कहते हैं। ठीक है, सौ पोषण किसे कहते हैं। चलिए, क्योंकि हम लोग सौ पोषण किसे कहते हैं जानते हैं, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वह होगा कि सौ पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर न रहकर नहीं रहता है, उसे उसे क्या कहते हैं, उसे ही सौ पोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे शैवाल। देखिए आप लोग इसको समझने के लिए बहुत आसान सा मतलब आप डिफिनेशन भी लिख सकते हैं अपने मतलब याद है, आप लोग समझे हैं कहीं पढ़े हैं तो आप लोग अच्छी प्रकार से अपना यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखिए सौ पोषण है, किसमें है, सौ पोषण, तो हम लोग पोषण में ही ना पढ़ रहे हैं सौ पोषण। जैसे हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम लोग साइंस में ही ना पढ़ रहे हैं बायोलॉजी, उसी प्रकार से सौ पोषण पढ़ रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ रहे हैं, तो उसी प्रकार से हम लोग पढ़ रहे हैं सौ पोषण। यानी कि हम लोग पोषण में ही ना पढ़ रहे हैं जी, पोषण में ना पढ़ रहे हैं। तो बोले कि सौ पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसी को क्या कहते हैं, सौ पोषण कहते हैं। सौ पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें 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 जीव जो है ना वह भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता है, अपना खुद भोजन जो है ना वह बनाता है, दूसरे जो है सो जीव पर निर्भर नहीं रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अपना खुद भोजन बनाता है, उसी को ही सौ पोषण कहते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे हो गया, एक शैवाल हो गया। जैसे में पूछ देगा तो ये दोनों लिख देना है, हरे पेड़ पौधे और एक क्या हो जाएगा, शैवाल हो जाएगा। चलिए आगे चले हम लोग, समझ में आ रहा है क्या। चलिए अब जानते हैं परपोषण। क्या आप जानते हैं हम लोग आगे, परपोषण। अब जानते हैं हम लोग आगे परपोषण के बारे में, आप लोग लिखते चलिएगा। ठीक है,
चलिए पर पोषण के बारे में जानते हैं हम लोग। तो देखिए पर पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। ठीक है, पर पोषण पोषण की वह विधि है जिसमें जीव भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं, खुद अपना भोजन नहीं बनाते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति सॉरी किसी दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं कि वह मुझे भोजन बना करके देगा, किसी दूसरे जीव पर जो है ना वह आश्रित रहते हैं, उसे ही स्वपोषण कहते हैं। जैसे मानव हो गया, जानवर हो गया, कीड़े मकोड़े हो गए, ठीक है, ये सब दूसरे मतलब जीव पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं हम लोग। चलिए चलिए अब हम लोग आगे जो टॉपिक है ना वह टॉपिक को जानते हैं कि परपोषण के प्रकार। अच्छा, आप लोग को दिमाग में एक चलता होगा कि सर एक ही बार आप जो है ना परपोषण के प्रकार ला दिए, स्वपोषण का प्रकार आप लाए नहीं किए। आप मुझसे तो लोग पूछेंगे कि सर पर स्वपोषण को आप क्यों नहीं लाए, परपोषण के एक बार क्यों नहीं लाए। तो बाबू याद रखना, परपोषण का कोई भी प्रकार नहीं होता है। ठीक है, जो परपोषण है ना, सॉरी स्वपोषण जो है वह उसका कोई प्रकार नहीं होता है, इसलिए मैंने उसको नहीं लिया है। ठीक है, जो स्वपोषण है उसका कोई प्रकार नहीं होता है। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग परपोषण। क्या जानते हैं, परपोषण के हम लोग बारे में जानेंगे। ठीक है, परपोषण के बारे में हम लोग अब जानेंगे। ठीक है, तो प्रकृति के आधार पर जो परपोषण है ना, जो प्रकृति के आधार पर जो परपोषण है वह कितने प्रकार के होते हैं, क्वेश्चन है। ठीक है, पूछेगा क्वेश्चन कि जो प्रकृति के आधार पर, क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकृति के आधार पर परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर जो होगा वो होगा कि प्रकृति के आधार पर जो परपोषण है ना, प्रकृति के आधार पर परपोषण जो है वह 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो वह कौन कौन सा है जान लेते हैं, उसका नाम भी हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, प्रकृति के आधार पर परपोषण को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला है आप देख ही सकते हैं स्क्रीन पर शायद। ठीक है, जो इसका जो पहला है वह पहला है परजीवी। क्या है, पहला है परजीवी। दूसरा है मृतोजीवी। क्या है, मृतोपजीवी पोषण। ठीक है, और जो तीसरा जो है वह प्राणी सम पोषण है। क्या है, प्राणी सम पोषण। ठीक है, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर सौ पोषण को, सौ पोषण सॉरी पर पोषण को कितने भागों में बांटे, तो प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर जो पर पोषण है उनको हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांटे हैं, तो 3 भागों में बांटे हैं पर पोषण को, है ना। पर पोषण को हम लोग 3 भागों में बांटे हैं। कौन कौन सा है, एक है परजीवी पोषण, और दूसरा है मृतोपजीवी पोषण, और जो तीसरा है वह प्राणी सम पोषण है। ठीक है, चलिए आप लोग को याद होगा। चलिए तो देखिए आप लोग को जो फर्स्ट जो था वह जो था आप दिखा सकते हैं हम कि परजीवी था। क्या था, परजीवी पोषण था। तो आप जानते हैं कि परजीवी पोषण होता क्या है। ठीक है, तो जानते हैं हम लोग कि परजीवी जो पोषण है ना वह क्या होते हैं। चलिए तो अब जानते हैं परजीवी क्या है, परजीवी को जानते हैं, परजीवी पोषण को हम लोग जानते हैं कि परजीवी पोषण होता क्या है। तो देखिए दो जीवों के बीच बीच परस्पर वैसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे जीव को क्या होता है, हानि होता है। दो गो जीव है उसके बीच का ऐसा संबंध जिसमें से एक जीव को लाभ होता है परंतु एक जीव को क्या होता है, एक जीव को हानि होता है। जैसे में हम लोग लेते हैं, जैसे में हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, तो जैसे में ले लेते हैं भैंस और जोक। ठीक है, देखिए इसका दो वो संबंध है, एक भैंस है और एक जोक है। तो देखिए भैंस का तो हानि होगा कि लाभ होगा, जब जोक धर लेता है भैंस को तो लाभ होगा कि हानि, तो उसको तो हानि होगा। लेकिन 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 जोक को क्या होगा, तो जोक के बताओगे कि सर जो जोक का हुआ वो लाभ होगा क्योंकि उसको खून मिल रहा है ना जी, तो उसको लाभ ना होगा। लेकिन भैंस को क्या होगा, हानि होगा। तो वही है कि एक एक जीव को लाभ होता है परंतु एक जीव को क्या होता है, हानि होता है। वही जो होता है वह परजीवी होता है। ठीक है, वही क्या होता है, तो वही जो होता है वो परजीवी होता है। जैसे आप ये देख सकते हैं। ठीक है, ये जोक है आप देख ही सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये तो जैसे में मैंने एक को ले लिया। दूसरा का है कि मानव के सिर में बालों में रहने वाले जू एक परजीवी है। ठीक है, ये देखिए जू है, क्या है ये जो आप लोग को फिगर लोक रहा है, ये जो है
वह जू है। क्या है ये जो फिगर आप लोग को लोक रहा है, यह जू है। क्या है? जू है। जू मतलब बहुत बच्चों को है वह नहीं समझ में आ रहा होगा कि जू मीन्स होता क्या है। तो देखो मैं इसका एकदम मतलब कि शॉर्टकट में बता देता हूँ कि जू मतलब जो होता है, मानव जो लड़कियां लोग होती हैं उनके जो शरीर बालों में जो होते हैं ना, जिसको हम लोग देहात में चिल्लर कहते हैं। क्या कहते हैं? चिल्लर। वही जो है ना, वह चिल्लर है जिसको ढील होता है। ठीक है, तो वही है यह। और यह तो आप लोग जानते होंगे कि यह क्या है, यह जोक है। अब जानते हैं परजीवी जो है वह कितना प्रकार के होता है। तो परजीवी मुख्यतः जो है वह दो प्रकार के होता है। परजीवी कितना प्रकार के होता है? तो परजीवी जो है वह दो प्रकार के होता है। ठीक है, एक क्या होता है? एक होता है वाह परजीवी। क्या है? वाह परजीवी होता है। ठीक है, क्या होता है? वाह परजीवी होता है। तो अब जानते हैं कि वाह परजीवी जो है वह किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा मैंने, हाँ ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो देखिए परजीवी जो है ना, मैंने दिखा देता है। परजीवी जो है वो परजीवी दो प्रकार के हुए, आप लोग से देख ही सकते हैं। एक है वाहा परजीवी। क्या है? एक है वाहा परजीवी, और जो दूसरा है वह है अंतः अंतः परजीवी। क्या है? एक है अंतः, सॉरी, एक है वाहा परजीवी और एक क्या है? एक है अंतः परजीवी। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग जानते हैं। चलिए चलिए तो अब हम लोग जानते हैं परजीवी के बारे में, है ना। जान ले थोड़ा सुनना कि परजीवी जो है से होता क्या है। चलिए तो परजीवी दो प्रकार के हुआ, एक है वाहा परजीवी और एक है अंतः परजीवी। तो अब जानते हैं कि वाहा परजीवी जो है वो होता क्या है। तो परजीवी का वह रूप जिसमें जिसमें जीव जिसमें जीव किसी दूसरे जीव जीव शरीर के बाहर भाग से पोषण प्राप्त करता है, उसी को वाहा वाहा परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे जू हो गया, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, खटमल हो गया, इत्यादि हो गया। ठीक है, परजीवी का वह रूप जिसमें जीव किसी दूसरे जीव जीव शरीर से शरीर के बाहर भाग से पोषण प्राप्त करता है, उसी को बाह्य परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे जू है, तो जू है मतलब ढील है, वह मानव शरीर जो है ना, मानव के बाल में से वह अपना जो है से अथी करता है ना जी, मानव के शरीर में से खून चूसता है, तो वो जैसे वो पोषण ले रहा है ना, तो वह वही कर रहा है कि बाहरी शरीर से बाहरी भाग से वह पोषण प्राप्त कर लेता है, उसी को तो पोषण नहीं प्राप्त कर ले रहा है। मक्खी भी बाहर से भी करता है, मच्छर भी है जो ऐसे खून चूस लेता है, खटमल पर भी हो, वही बात है जब खटपल पर सोते हैं तो बहुत सारा ऐसे उससे होता है। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग किसके बारे में, अंतः परजीवी। अंतः परजीवी के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो परजीवी का वह रूप जिसमें जिसमें जीव किसी दूसरे जीव के शरीर के अंदर से, ठीक है, वो बाहर से करता था लेकिन यह अंदर से पोषण प्राप्त करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग परजीवी पोषण कहते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ लाइनिंग छोड़ दिया गया है। ठीक है, पोषण नहीं कहते हैं, यहाँ पे कुछ बातें छोड़ दिए गए हैं, इसलिए तुमको यहाँ पे लिख देना है कि अंदर से प्राप्त होते हैं, उसे उसे अंतः अंतः परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे में जानते हैं, तो जैसे में होगा फीता कृमि। क्या होगा? फीता कृमि, गोल कृमि, हुक वर्म, टेप वर्म, एंड अमीबा। ठीक है, इस प्रकार से बहुत अभी मतलब कि और सारे जो है इसके एग्जाम्पल हैं, लेकिन 10 से ज़्यादा हम लोग को नहीं लिखना है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग, अब नया एक टॉपिक जो बात आता है वह नया तुम लोग को ही है। ठीक है, और वह जो क्या है वह जान लेते हैं हम लोग कि क्या है। तो वह जो है वह है मृतो, आप देख सकते हैं, मृतो परजीवी। क्या है? मृतो परजीवी। जानते हैं कि मृतो परजीवी क्या होता है। ठीक है, तो मृतो परजीवी किसे कहते हैं ये पहले जान लेते हैं। तो पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना भोजन सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, उसे मृतो परजीवी कहते हैं। ठीक है, पोषण का वह रूप जिसमें जो जीव है ना, वह जीव अपना पोषण के लिए सड़े गले एवं मरे हुए जीव जंतुओं से प्राप्त करता है, जीव जंतुओं से प्राप्त होता है या करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृतोपजीवी कहते हैं। जैसे कवक हो गया, जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, इत्यादि हो गया, इस प्रकार से। ठीक है, अब हम लोग आगे जानते हैं
प्राणी सम, क्या जानते हैं हम लोग? प्राणी सम के बारे में, है ना, कि प्राणी सम जो है ना वह होता क्या है। ठीक है, प्राणी सम के बारे में अब हम लोग जानते हैं कि प्राणी सम जो है वह होता क्या है। ठीक है, तो प्राणी सम किसे कहते हैं? तो पोषण का वह रूप जिसमें जीवन अपना सॉरी पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थ के रूप में प्राप्त करता है, जिसे प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक है, पोषण का वह रूप जिसमें जीव अपना पोषण ठोस या तरल पदार्थ के रूप से प्राप्त करता है, उसी को प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे हो गया मानव, हो गया मेढक, हो गया इत्यादि, हो गया ईटीसी, हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे प्राणी संपोषण को। ठीक है, चलिए अब जानते हैं हम लोग क्या पौधों में पोषण। अब अगला जो टॉपिक है वह क्या पढ़ना है? तो वह जो पढ़ना है वह पढ़ना है पौधों में पोषण के बारे में हम लोग जानते हैं। पौधों में पोषण के बारे में कि पौधों में पोषण जो है ना वो होता क्या है। ठीक है, पौधों में पोषण समझ में आ रहा है क्या? चलिए, तो पौधों में पोषण के बारे में हम लोग जानते हैं। तो पौधों में जो पोषण है वह उसके एक क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण जो है वह होता क्या है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। ठीक है, मेरे लाल लालियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण क्या है या प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं। बहुत VVI क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, कि प्रकाश संश्लेषण जो है वह क्या है। ठीक है, चलिए तो जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण वह होता क्या है। तो प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी हरे पेड़ पौधों सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग जो है से प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसी को हम लोग जो कहते हैं वह प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके द्वारा सभी 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 हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में अपना खुद भोजन जो है ना वह तैयार करते हैं, उसी को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। चलिए अब जानते हैं हम लोग अगला टॉपिक क्या है। टॉपिक है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए मुख्य रूप से 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण जो है ना उसको क्रिया के लिए मुख्य रूप से 4 को ऐसा ऐसा चीज़ है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, उसमें बहुत बहुत ज़रूरी है। तो पहला जो है वह है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग इंग्लिश में CO2 कहते हैं। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में हम लोग जो कहते हैं वह CO2 कहते हैं। ठीक है, यह जो है से वायुमंडल से ग्रहण करते हैं। ठीक है, CO2 कहाँ से ग्रहण करता है? तो वायुमंडल मंडल से। ठीक है, ठीक है, एक में क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, और दूसरा में जो होता है वह जल होता है। जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। क्या होता है? H2O, जो जमीन से ग्रहण करते हैं। कहाँ से होता है? जमीन से ग्रहण करते हैं। और जो तीन जो है वह है सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश है। और जो चौथा जो है वह है क्लोरोफिल। क्या है? क्लोरोफिल। यह जो है सूर्य के प्रकाश को अवशोषण करने का काम करता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है? तो क्लोरोफिल का काम क्या है? काम उसका है कि सूर्य के जो प्रकाश होता है उसका अवशोषण करने का काम करता है। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि यह जो समीकरण है वो क्या है। ये समीकरण आप लोग जो है से बनाने के लिए केमिस्ट्री में सीखे ही होंगे। ठीक है, चलिए अब जानते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य का प्रकाश अवश्य होता है। कैसे होता है इसको प्रमाणित करके हमको दिखाना है। सभी लोग ऐसे भी कहते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है उसमें सूर्य का प्रकाश का आवश्यक बहुत जरूरी है, और नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। तो भाई क्यों जरूरी है उसको प्रमाणित करके हमको आप दिखाइए। यह क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूँ, यह क्वेश्चन आप लोगों को कह रहा है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आप देख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए सूर्य का प्रकाश अति आवश्यक है, मतलब बहुत जरूरी है। इस बात को प्रमाणित करने का प्रमुख सामग्री जो है वह पहला सामग्री क्या आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ठीक है, पहला जो सामग्री है आप स्क्रीन पर शायद लगता ही होगा, इसका जो पहला सामग्री है वह है गमला में लगा पौधा। क्या है? गमला में लगा पौधा। एक है एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल, जो शराब हम लोग कहते हैं। एक है आयोडीन। क्या है? आयोडीन का घोल, नमक, यानी इसको कह सकते हैं नमक का घोल, यानी नमक का घोल दिए हम पानी में।
4 में जो है पढ़ना है वह है काला कागज एवं क्लिप। क्या है? काला कागज एवं क्लिप। ठीक है, तो आप के माध्यम से आप जो है से देख सकते हैं फिगर के अनुसार से आप, जैसे मैंने इसमें फिगर भी लगा दिया हूँ कि आप लोग फिगर से भी आप सीन सकते हैं। चलिए, तो इसका क्रिया विधि क्या है इसको जान लेते हैं कि क्रिया विधि क्या है। कैसे, मतलब अगर हमको जानना है इसको प्रमाणित करके हमको दिखाना है तो कैसे हम दिखाएंगे। ठीक है, इसके लिए हम क्रिया विधि हम लोग कर रहे हैं। आप लोग देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब देखिएगा, बहुत अच्छी प्रकार से समझते चलिएगा। जो पहला है वह गमला में लगे पौधे को 2 से 3 दिन के लिए अंधेरे कमरा में रख देंगे ताकि पत्ती स्टार्च रहित हो जाए। ठीक है, एक गमला ले लेना है, उसमें एक पौधा लगा देना है। क्या लगा देना है? पौधा, चाहे वो कोई भी पौधा हो। ठीक है, उसमें एक पौधा लगा देना है और उस पौधों को एक अंधेरा कमरा में रखना है। कमरा मतलब कि एक अंधेरा जो घर होता है ना, उसमें अंधेरा हुआ घर लाना चाहिए, उसमें रख देना है। और उसमें 2 से 3 दिन रखना है। कितना दिन रखना है? तो 2 से 3 दिन रख देना है, ताकि जो स्टार्च उसका जो पत्ते हैं ना वो एकदम मतलब हरी भरी रहे। ठीक है, चलिए, इसका दूसरा कारण क्या है? तो दूसरा का जो हम लोग क्रिया करके देखेंगे, तो दूसरा जो है वह कह रहा है कि पत्ती के आधे भाग को काला कागज एवं क्लिप की सहायता से ढक लीजिए। ठीक है, अच्छा, जो पौधा आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ठीक है, देखिए, यह जो है पौधा इसमें लगाया गया है, आप देख ही सकते हैं, पौधा इसमें लगाया गया है ना। आप को लोग रहा है क्या? आप तो लोग को, ठीक है, यह जो पौधा लगाया गया है आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यह जो मतलब यह जो पत्ती लोग रहा है क्या आप लोग को स्क्रीन पर? पत्ती आप लोग को लोक रहा है क्या? बताइएगा एक बार तो कमेंट करके। यह जो पत्ती आप लोग को लोक रहा है, देखिए इस पत्ती को हम लोग को आधा आधा काट लेना है। क्या करना है? इसको आधा आधा काट करके, और एक कला कला अब यहाँ पे देख ही सकते हैं कि लिखा गया है। ठीक है, एक काला कागज एवं क्लिप की सहायता से उसको ढक लेंगे। काला कागज, उस पत्ता को हम लोग आधा काट लेंगे, उसके मतलब देख ही सकते हैं इस प्रकार से पता है। ठीक है, इस प्रकार से यह पता है। इस पता को हम लोग इतना जो है ना से आधा आधा हम लोग काट लेंगे। ठीक है, इस पता को मान चलिए कि इतना हम लोग आधा काट लिए। ठीक है, और यह जो पता हम लोग काटे, यह पता को शायद आप फेंक भी सकते हैं ना, तो आप लोग कौन, ये जो भाग बचा, ये दोनों भाग बचा ना, तो ये दोनों भाग कोनो एक में रख भी सकते हैं, फेंक भी सकते हैं, कोनो एक। ठीक है, दोनों नहीं फेंकना है। ठीक है, तो एक कागज को जो आप लोग को पेड़ में लगा हुआ पौधा है, पेड़ में जो पौधा लगा हुआ है उसका जो पता है, एक वाला तो आप लोग आधा तोड़ लिए हैं, उसका क्या करना है कि काला कागज से, कैसा कागज से? तो काला कागज से, आप देख ही सकते हैं यहाँ पे, तो काला कागज से क्या करना है ना कि काला कागज से क्लिप कर देना है। जिस क्लिप आप देखते हैं ना जो लड़कियां लोग बालों में लगाती है, वो क्लिप से बढ़िया से उसको ढक लेना है, सहायता से ढक लेंगे, बंद कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला जानते हैं हम लोग। चलिए, उसके बाद है कि इसके बाद गमला में लगा पौधे को 3 से 4 घंटे के लिए धूप में निकाल दें। ठीक है, वो जो 3 से 4 जो हम लोग उतना काट लिए ना, काला कागज को बांध लिए, बढ़िया से क्लिप वगैरह भी लगा चुके हैं, तो उसके बाद क्या करना है ना कि उसके बाद गमला में जो फूल लगा हुआ है उसको 3 से 4 घंटे के लिए धूप में नहीं, घामा में हम लोग निकाल देंगे। ठीक है, चलिए, 4 में क्या है? तो 4 में कि पत्ती को तोड़कर जल से भरे बीकर में डाल दीजिए। ठीक है, वह जो पत्ती जो था उसको एक डब्बा लेना है, और उसमें जो पानी भरा हुआ है, बीकर मतलब पानी उसमें भर दिया गया है, और उस पानी में आप जो है आधा जो पत्ता है वह डाल दीजिए। ठीक है, और उसमें एल्कोहल मिला दीजिए, यानी उसमें आप शराब मिला दीजिए। ठीक है, क्या मिला देना है? तो उसमें जो आप लोग को मिला देना है, उसमें शराब एल्कोहल मतलब होता है शराब, मिला देंगे। फिर उसको जो है ना वह उबालेंगे, पानी में गर्म करेंगे। क्या करेंगे? उबालेंगे। अब पत्ती को बाहर निकाल कर साफ पानी से धो लेंगे। ठीक है, जब उबाल लेंगे उसके बाद पत्ती जो पता है उसको निकाल करके साफ पानी में धो लेंगे। उसके बाद अब इस पत्ती पर आयोडीन का घोल गिराकर देखने से पता चलता है कि जो उसका जो पत्ती है ना, मतलब कि जो पता है उस पता पर थोड़ा नमक का जो घोल होता है ना, नमक जो होता है ना, उस पर हम लोग गिरा कर देखेंगे, तो हम लोग को पता चलेगा, क्या पता चलेगा? कि पानी का ढका हुआ हिस्सा, पता चलेगा हम लोग, तो हम लोग को पता जो चलेगा वह क्या पता चलेगा? तो पता हमने कि पत्ती का काला ढका गया जो हिस्सा था वह काला नीला न होकर सफेद हो गया, जबकि शेष भाग कैसा हमने डाले थे? काला और नीला हो जाता था। ठीक है, काला और नीला हो जाता था। ठीक है, तो यही जो था से हम लोग साबित इसका कर दिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें क्या हम लोग?
इसको भी आप देख ही सकते हैं। हालांकि ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है आप लोग को बोर्ड एग्जाम में। क्या रहा है क्वेश्चन की साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। आप देख सकते हैं 2020 में पूछा है। ठीक है, एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि साबित करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए CO2 जो गैस होता है वह आवश्यक है या नहीं। अगर आवश्यक है तो आप लोग को आंसर दे देना है, पूरा में पूरा नंबर आप लोग को मिलेगा अगर क्वेश्चन में पूछ देगा तो। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। चलिए ये क्वेश्चन बताइए कि एक प्रयोग के द्वारा प्रमाणित करें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन, जिसको O2 कहते हैं, ऑक्सीजन गैस मुक्त थी। देख सकते हैं आप 2016 में भी पूछा। ये भी क्वेश्चन जो है ना वो बहुत मतलब कि अच्छी नहीं है, बहुत बार मतलब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, आप थोड़ा सुन इस क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण की कितनी अवस्था होती है। जो प्रकाश संश्लेषण जो है उसका कितने अवस्था है, तो प्रकाश संश्लेषण का दो प्रकार का होता है। प्रकाश संश्लेषण की कितना अवस्था है, तो दो अवस्था या दो प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन होते हैं अब जान लेते हैं। ठीक है, तो जो पहला जो अवस्था है ना, जो पहला अवस्था है वो प्रकाशीय क्रिया है। क्या है, प्रकाशीय क्रिया है। जानेंगे कि प्रकाशीय क्रिया क्या है। ठीक है, तो प्रकाश की उपस्थिति में संपत्र संपत्र होने वाली क्रिया को ही प्रकाशित क्रिया कहते हैं। इसे हिल रिएक्शन क्या कहते हैं, हिल रिएक्शन भी इसको भी कहा जाता है। यह क्लोरोफिल के ग्रेना भाग में संपन्न होती है। ठीक है, तो प्रकाशिक क्रिया किसे कहते हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ही प्रकाशिक क्रिया कहते हैं। अगला है अप्रकाशित क्रिया। ठीक है, क्या है अप्रकाशित क्रिया, तो प्रकाश की उपस्थिति में अर्थात अंधेरे में संपत्र संपत्र होने वाली क्रिया को ही अप्रकाशीय क्रिया कहते हैं। यह अस्टोमा यानी एक ऊतक एक सॉरी यह अस्टोमा में उत्पन्न होता है या उत्पत्र होता है। ठीक है, अब जानते हैं उपचयन के बारे में। ठीक है, यह जो है ना उपचयन और चयन बहुत बार मतलब पूछा जाता है। ठीक है, उपचयन जानते हैं कि क्या होता है, तो देखिए उपचयन हम लोग जानते हैं कि होता क्या है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उपचयन देखिए जो उपचयन जो है ना वह उपचयन किसे कहते हैं जान लीजिए पहले। तो सजीवों के शरीर में उत्पन्न होने वाली सभी रासायनिक प्रक्रिया को उपचयन कहा जाता है। यह मुख्यतः दो प्रकार के होता है। यह मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं उपचयन, तो उपचयन जो है से दो प्रकार के होता है। ठीक है, आप देख ही सकते हैं कौन कौन होता है, तो आप बताइएगा कि जो उपचयन है वह दो प्रकार के होता है। कौन कौन होता है, एक होता है उपाचय और एक होता है अपचय। क्या है, एक है उपाचय और एक है अपपचय। ठीक है, उप उपापचय में जो क्या होता है ना कि इसमें अणु जुड़ता है। क्या होता है, इसमें अणु जुड़ता है, लेकिन अपचय में इसमें अणु टूटता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में शायद पूछेगा कि अणु किस में जुड़ता है, तो उपाचयन में, और अणु किस में टूटता है, तो उपचयन में। ठीक है, चलिए अब अगला हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला है कि पोषण में जंतुओं में पोषण के बारे में जानते हैं। जंतुओं में पोषण, ठीक है, तो जंतुओं में पोषण कितने चरणों में संपत्र होती है, तो उत्तर हो जाएगा कि पौधे अपना पोषण के लिए आत्मनिर्भर होते हैं, जबकि जीवधारी पेड़ पौधे पर निर्भर होते हैं। ऐसे जीव जो अपना पोषण दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं उसे परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। ठीक है, परपोषी या विषमपोषी कहते हैं। जंतुओं में पोषण कई चरणों में उत्पन्न होता है या संपत्र होता है। ठीक है, चलिए हो गया ना। चलिए अगला अब जो जान लेते हैं हम लोग वो क्या जान लेते हैं। एक होता है अंतर्ग्रहण। क्या होता है, अंतर्ग्रहण। उसमें जंतुओं के द्वारा भोजन को शरीर के अंदर ग्रहण करने की क्रिया को अंतर्ग्रहण कहते हैं। ठीक है, जो जंतु जो है ना वो कोई भी भोजन करता है उसमें अंदर ले जाने के जो काम होता है वह अंतर्ग्रहण का ही होता है। ठीक है, अब जानते हैं पाचन। जो हम लोग पाचन तंत्र जो होता है ना उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि पाचन क्या है। ठीक है,
तो पाचन जो है वह शरीर के अंदर भोजन का सरल अणुओं में विघटित होना पाचन कहलाता है। ठीक है, शरीर के अंदर जो भोजन जो होता है वह सरल अणुओं में विखंडित होता है, मतलब अलग अलग हो जाता है, उसी को पाचन कहते हैं। अगला है अवशोषण। क्या है? अवशोषण। अवशोषण के बारे में जाते हैं। तो पाचन क्रिया के फलस्वरूप भोजन के सरल अणुओं आंत की दीवार द्वारा अवशोषित होकर रुधिर में जाती है, उसी को अवशोषण कहा जाता है। ठीक है, अब जानते हैं स्वांगीकरण। क्या होता है? स्वांगीकरण। तो पोषण के जिस चरणों में ऊर्जा का उत्पादन या जीव द्वारा निर्माण होता है, उसी को स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला जानते हैं बहिष्करण। क्या है? बहिष्करण। तो भोजन पदार्थों को मल के रूप में शरीर से बाहर करना बहिष्करण कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे? ठीक है, चलिए यह क्वेश्चन को आप लोग बताइए कि अमीबा में पोषण किस प्रकार के होते हैं। ठीक है, अमीबा में जो पोषण है वो किस प्रकार के होते हैं, आप देख सकते हैं 2014 में पूछा है और 2022 में भी पूछा है, मतलब ये बहुत क्वेश्चन जो है ना पूछा नहीं जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए जलीय जीव की अपेक्षा, ये भी नहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग मानव पाचन तंत्र। ठीक है, अब क्या जानेंगे हम लोग? मानव पाचन तंत्र। ठीक है, हम लोग का जो पाचन होता है वह हम लोग जानेंगे। अब देख ही सकते हैं क्या है। ठीक है, अब देख सकते हैं मानव पाचन तंत्र। ठीक है, ह्यूमन, अब देख सकते हैं इंग्लिश वर्ड जो भी लिखा गया है कि ह्यूमन डिgestive सिस्टम, ह्यूमन डिgestive सिस्टम। ठीक है, चलिए तो हम लोग जाने हैं क्या? चलिए अब हम लोग जानते हैं पाचन तंत्र में। चलिए तो अब जानते हैं आहार नाल के बारे में कि आहार नाल जो है ना वो क्या होता है। तो आहार नाल एक लंबी कुंडली सी एक रचना होती है, जिसका लंबाई जो है ना वो जो लंबाई उसको 8 से 10 मीटर होती है। कितना होता है आहार नाल का लंबाई? कितना होता है? तो 8 से 10 मीटर होती है, जिसकी शुरुआत मुख गुहा से, कहाँ से? मुख गुहा से होती है। यह मुद्दा मुद्दा मतलब मल द्वारा मुदा तक फैली होती है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आप लोग को है कि मानव पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन करिए। आप देख सकते हैं 2014 में पूछा है, 2018 में पूछा है, 2019 में भी पूछा है और 2021 में भी क्वेश्चन जो है वह पूछा गया है। ठीक है, तो जानते हैं कि मुख गुहा क्या है। ठीक है, मुख गुहा के बारे में हम लोग जानते हैं। एक नया इसको में वर्ड आया था ना कि मुख गुहा से होती है, तो जानते हैं मुख गुहा क्या होता है। ठीक है, तो मुख गुहा आहार नाल का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि आहार नाल का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो मुख गुहा है। अगला है कि भोजन के पाचन की शुरुआत मुख से होती है। जो जो भोजन का जो पाचन है, कोई भी भोजन हम लोग करते हैं उसका जो पाचन होता है वह मुख से ही होता है। मुख मतलब मुंह होता है, मुंह से ही होता है। चलिए हो गया। चलिए अगला है कि मुख जिस गुहा में जाकर खुलती है उसे मुख गुहा कहते हैं। इसमें दांत, जीभ, लार ग्रंथि पाई जाती है। इसमें दांत का कार्य भोजन को छोटे दो टुकड़ों में बांटने और लार ग्रंथि से लार स्रावित होता है, जिसे जीभ भोजन को मिलाने का कार्य करती है। ठीक है, जैसे आप दांत के बारे में अब हम लोग जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? दांत के बारे में। ठीक है, अब जानते हैं हम लोग दांत के बारे में कि ठीक है, दांत का आप देख ही सकते हैं कि यह जो है सो वह दांत है। तो अब हम लोग जानते हैं थोड़ा दांत के बारे में कि जो दांत जो है ना वह हो, उसके बारे में जानते हैं दांत के बारे में। ये आप देख सकते हैं, ये जो है से दांत है। आप ये भी देख सकते हैं कितना मतलब खराब दांत है, पीला दांत हो गया है। ठीक है, चलिए हो गया। तो देखिए दांत जो है वह 4 प्रकार के होता है। ठीक है, दांत कितना प्रकार के होता है मेरे दोस्त, तो जल्दी सुन बताना। तो जो दांत है वह 4 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के दांत होता है? तो दांत बताओगे कि सर दांत जो है वह कितने प्रकार के होते हैं, तो दांत है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तो एक होता है छेदक। क्या होता है? छेदक होता है जो काटने वाला दांत होता है। क्या होता है? एक होता है छेदक जो काटने का कार्य करता है, छेदक। ठीक है, और जो दूसरा दांत का नाम है वह है भेदक। क्या है?
भेदक है जो फाड़ने वाला दांत होता है। क्या होता है? फाड़ने वाला दांत होता है। एक होता है अग्रचवर्णक। क्या होता है? अग्रचवर्णक होता है। ठीक है। और जो चौथा जो होता है वो है चवर्णक, जो चबाने वाला होता है। ठीक है। चवर्णक क्या होता है? चबाने वाले होता है। ठीक है, चवर्णक है। तो आप लोग शायद समझ ही गए होंगे कि जो दांत है वह चार प्रकार का होता है। दांत कितना प्रकार का होता है? तो दांत जो है वह चार प्रकार के होता है। ठीक है। चलिए, हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट भी शायद लेते चलिएगा, अगर नहीं याद है तो। ठीक है। अब जानते हैं हम लोग जीभ के बारे में। ठीक है, किसके बारे में हम लोग जान रहे हैं? तो अब हम लोग जानते हैं थोड़ा सुन जीभ के बारे में। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं थोड़ा जीभ के बारे में। तो देखिए, जीभ के बारे में आप जो है ना थोड़ा सुन आप देख ही सकते हैं। इस मतलब इस जीभ जो है से किस प्रकार से आप शायद आप लोग को लोकता ही होगा। ठीक है। जीभ जीभ के बारे में लोकता ही होगा कि देख सकते हैं आप, ये जीभ है। ठीक है, ये जीभ है, आप देख सकते हैं। ठीक है। और ये देखिए, यह जो है ना, यह सीधा जीभ है, और यह जो है ना, यह जो जीभ है यह उल्टा जीभ है। ठीक है। तो जानते हैं अब इसको। चलिए, तो जीभ में, ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक। चलिए, अगला है कि जीभ में 1,000, सॉरी, ये 10,000, जीभ में 10,000 स्वाद कलिकाएं होती है। जीभ में कितने स्वाद कलिकाएं होती है? तो जीभ में जो स्वाद कलिकाएं जो होता है वह 10,000 होता है। कितना होता है? तो 10,000 होता है। ठीक है। अगला है कि अग्रभाग में मीठे स्वाद के प्रति संवेदनाशील होता है। जो अग्रभाग जो होता है उसमें मीठा की जो होता है वो मीठा वाला चेक करता है कि इसमें मीठा है कि तीता है। ठीक है। और जो तीसरा है वो पिछला भाग, जो पिछला भाग है ना वह कड़वा स्वाद करता है, कड़वा वाला स्वाद जो है वो चेक करता है। और जो चौथा है वो साइड वाला भाग चेक करता है। कौन सा भाग करता है? तो साइड वाला भाग करता है, जो नमकीन और खट्टा लगता है। कैसा लगता है? नमकीन और खट्टा लगता है। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं ग्रसनी के बारे में। किसके बारे में? ग्रसनी के बारे में, या इसी को एक नाम है ग्रास नली। क्या है? ग्रसनी बोलो या ग्रास नली, दोनों बात एक ही होती है। ठीक है। चलिए, तो ग्रास नली के हम लोग बारे में जानते हैं। तो यह नली की आकार संरचना होती है जो जो भोजन को आमाशय में भेजने का कार्य करती है। यह किसी भी एंजाइम का स्राव नहीं करता है। ठीक है। तो ग्रास नली में सबसे जो महत्वपूर्ण जो बात है, पहले लार ग्रंथि है, दूसरा है नील द्वारा आहार नाल, तीसरा है कंठ द्वारा श्वसन तंत्र, और तीसरा जो सॉरी चौथा जो है एपिग्लोटिक्स है, और जो पांचवा है वह ट्रेकिया है। ठीक है। आप इस फिगर के माध्यम से आप देख ही सकते हैं। ठीक है। इस फिगर के माध्यम से आप जो है ना, इस फिगर के माध्यम से आप देख आप आप इस फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं। चलिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर क्या हम लोग। हाँ, आप इस क्वेश्चन को आप देख ही सकते हैं। ठीक है। चलिए, आप जानते हैं अमाशय के बारे में। ठीक है। बहुत मतलब अच्छा है, बहुत बार पूछा जाता है अमाशय के बारे में। ठीक है। तो अमाशय के बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो ग्रास नली के आगे थैलीनुमा संरचना की अमाशय कहा जाता है, जिसका आकार अंग्रेजी के जे अक्षर से होता है। ठीक है, जे अक्षर का होता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं, जिसमें अग्रभाग को कार कार्डियक और मध्य भाग को फुंदिक और पिछले भाग को पाइरोलिफ लिक कहा जाता है। अमाशय में भोजन 3 से 4 घंटा तक करती है। अमाशय में गढ़ा लेई पदार्थ को कायम कहा जाता है, जबकि जबकि तरल पदार्थ को चाइन कहा जाता है। अमाशय से पेप्सिन और एंजाइम अमाशय से पेप्सिन और लाइपेज एंजाइम का स्राव होता है। ठीक है, ये अमाशय के बारे में था। लेकिन अब जानते हैं यकृत के बारे में। किसके बारे में? यकृत के बारे में जानते हैं। तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि सबसे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है? तो यकृत है। भार के विचार से यह सबसे बड़ा होता है, जिसका वजन लगभग, अब देख सकते हैं, 1.5 kg होता है। यकृत से पित्त रस का स्राव होता है, जो भोजन को क्षारीय बनाने का काम करता है, जो वसा का विखंडन करने के लिए तैयार करता है। ठीक है। अब जानते हैं अग्राशय। अग्राशय के बारे में आप जानते ही होंगे। अग्राशय के बारे में हम लोग, ठीक है, तो अग्राशय के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यह अमाशय
और छोटी आंत के बीच स्थित रहता है। इसमें लाइपेज नामक एंजाइम का स्राव होता है, जिसका मुख्य काम है वसा को वसा अम्ल में बदलना। ठीक है। और जो छठा है वह है छोटी आंत। क्या है? छोटी आंत है। आहार नल का सबसे बड़ा भाग छोटी आंत ही होता है, जिसका लंबाई जो है ना 6 से 7 मीटर होती है, और ऊंचाई जो है वह 2.5 मीटर होता है। कितना होता है? 2.5 मीटर होता है। ठीक है। लंबाई जो इसका होता है वह 6 से 7 मीटर होती है, और जो इसका चौड़ाई जो होता है वो चौड़ाई 2.5 मीटर होता है। ठीक है। इसको कह सकते हैं 2.5 मीटर। ठीक है। इसमें भोजन में मिले हुए सिर्फ वसा का पाचन होता है। ठीक है। अब जानते हैं बड़ी आंत। ठीक है। बड़ी आंत के बारे में, अच्छा छोटी आंत मैंने जान लिया, बड़ी आंत के बारे में जानते हैं। तो यह पाचन तंत्र का सबसे अंतिम भाग है। यहाँ सिर्फ अपशिष्ट पदार्थों में मिले हुए पानी जल को अवशोषण कर लिया जाता है, और बचे हुए अवशिष्ट पदार्थों को मल द्वारा के रास्ते बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। तो मैं आज का जो सेशन है इतना ही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यह जो वीडियो है आप लोग को बहुत मतलब अच्छा लगा होगा। तो आज का जो सेशन है हम लोग इतना ही से इसको ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियोस में हम लोग जैसे इसका क्वेश्चन आंसर जो है ना वह कर लेंगे उस। ठीक है। एक चैप्टर से क्वेश्चन आंसर जितना भी होगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव वाला वह क्वेश्चन आंसर हम लोग कर लेंगे। तो आज का जो वीडियो है इतना ही रहेगा। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक हाजिरी आप लोग को लगा लेना है। हाजिरी वो क्या होता है ना कि हाजिरी का मतलब ये होता है कि आप लोग लाइक कर दीजिएगा, यही हम कहना चाहते हैं। ठीक है। तो चलिए अगले वीडियोस में मिलते हैं। उसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद जय भारत। ठीक है। चलिए।